गुड आफ्टरनून। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एज सच एंडोक्राइन सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। व्हाट वी नीड टू लर्न इज सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन। हमें कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों की संरचना, उसकी औत्तिकी संरचना और उसके कारिकी के बारे में पढ़ना है। बट बिफोर गोइंग इन दैट लेट अस हैव सम आइडिया रिगार्डिंग दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम वो क्या है, पहले उसको समझते हैं। और ये मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये हमारे शरीर में एक समन्वय तंत्र है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, संवाद का एक तंत्र है जिसका एक भाग होता है जिसके जरिए कि शरीर के विभिन्न अंग तंत्र और शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं वो आपस में समन्वय करती है, कम्युनिकेट करती है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड इज व्हाट? एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ सेट ऑफ सम ग्लैंड्स। द एंडोक्राइन सिस्टम, बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सेट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपने नाम सुने होंगे, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास के कुछ होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसके अलावा टेस्टिस है, ओवरी है, थाइमस है, पीनियल है। दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब नॉर्मल जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं जिसको हम सामान्यतः एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, उससे ये अंतर कैसे होता है? दूसरी कोशिकाएं जो होती है वो जो स्रावित करती हैं, वो जो रिलीज करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम्स। और एंजाइम्स का स्राव वही होता है जहां पर कि उसकी आवश्यकता पड़ती है। कोशिका, वो जो ग्रंथि होती है आमतौर पर वही होती है जहां पर कि उसकी आवश्यकता पड़ती है, या फिर अगर उसको कहीं दूसरी जगह भेजना है उसके स्राव को, तो उसके लिए कुछ डक्ट्स की व्यवस्था होती है, यानी कुछ नलिकाओं के जरिए वो स्रावित और प्रवाहित होता है। सो द नॉर्मल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रोवाइडेड विद द डक्ट्स और द ट्यूब्यूल्स, जिसके जरिए कि उनका संवहन, उनका परिवहन होता है। जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद ड्रग्स। तो पहला अंतर तो ये है, और ये अंतर आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे। ना द फंक्शन ऑफ द हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज टू रिलीज हार्मोन्स। वो क्या करते हैं? हार्मोन नाम का एक पदार्थ रिलीज करते हैं, वो एंजाइम ही सीक्रेट करते हैं। हार्मोन रिलीज करने वाले सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होते हैं। And what are the hormones? Hormones are the chemical messengers. They take the message from one cell and actually take that message to some cell that is located away from the secreting cell. मतलब एक कोशिका जो सिक्रीट कर रही है, स्रावित कर रही है हार्मोन को, और एक दूसरी कोशिका होती है जो रेस्पोंडेंट होती है, जो टारगेट सेल कहलाती है। तो ये हार्मोन उन स्रावी कोशिकाओं से निकलते हैं और जो टारगेट कोशिकाएं होती हैं वहां जाकर के उन कोशिकाओं को ये बताते हैं कि आपको क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन यू नीड टू परफॉर्म। तो ये दो कोशिकाओं के बीच में जो एक दूसरे से कतिपय दूर उपस्थित है, इनके बीच एक कम्युनिकेशन का, एक संवाद का काम करती है, जिससे कि हमारे शरीर में एक कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम बना होता है। अब ये प्रोसेस नॉर्मली स्लो होता है। स्लो का मतलब कि एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम का एक दूसरा तंत्र है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, आप जानते हो, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो उसमें जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है वो मिली सेकेंड के अंदर होता है, जबकि जो हार्मोनल कम्युनिकेशन होता है इट टेक्स फ्रॉम 1 मिनट टू सम आवर्स। ठीक है, तो स्लो है, बट ये जो कम्युनिकेशन है बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन है बॉडी का, और इसके चलते शरीर में कई प्रकार की कारिकी संबंधी क्रियाएं संपन्न होती है। सो मेनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर एकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, उससे पहले ये समझना होगा कि बॉडी में कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर टू सिस्टम व्हिच एक्चुअली मेंटेन्स द coordination in between the different organ systems of the body. So coordination is the process through which two or more organs of the body interact and complement the function of each other. कोऑर्डिनेशन एक वह प्रक्रिया है जिसके जरिए कि शरीर के दो अंग, जैसे कि एक सपोज करिए कि लिवर है और पैनक्रियाटिक सेल है, या फिर पिट्यूटरी है और
एड्रीनल ग्लैंड है, या फिर एड्रीनल ग्लैंड है और लीवर है, या फिर एड्रीनल ग्लैंड है और किडनी है। तो इन अंगों के बीच क्या होता है कि एक संवाद होता है जिसके जरिए कि एक ऑर्गन जो होता है दूसरे को मैसेज देता है, एंड इस प्रकार से वो इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के साथ क्या करते हैं कि एक दूसरे के कार्यों के पूरक भी होते हैं। अब हमारे शरीर में एक चीज होती है, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है, इसकी हिंदी होती है समस्थैतिकी। मतलब किसी भी चीज को, किसी भी जो कंडीशन है शरीर का, जो लिविंग बॉडी में जो कंडीशन है, उस कंडीशन को एक समान वातावरण में, समान एम्बियंस में रखना, एक स्टीडी इंटरनल कंडीशंस, एक स्थिर आंतरिक क्या कहते हैं, आंतरिक वातावरण में उसको रखना। अब होता क्या है कि हमारे शरीर में कई प्रकार के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर है, उसका एक सर्टेन रेंज है कि वही टेम्परेचर होना चाहिए। वो अगर ज्यादा हो जाता है तो हम फीवर कहते हैं, उससे कम हो जाता है तो काफी चिंता की बात हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर का जो फ्लूइड बैलेंस है, मतलब पानी की मात्रा कितनी है शरीर में, हमारे शरीर में जो द्रव हैं, हमारे ब्लड हैं और दूसरे जो फ्लूइड्स हैं बॉडी के, उसका पीएच क्या है, हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कितनी है, दूसरे आयंस की मात्रा कितनी है, जो बॉडी है, जो सेल्स हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी, ये सारी चीजें जो है, सारे पैरामीटर्स एक रेंज में होते हैं और उसको हम कहते हैं होम्योस्टैटिक रेंज। और शरीर के की कोशिश यही होती है कि इस समस्थैतिकी को एक जो स्थिर आंतरिक वातावरण है, एक स्थिर जो आंतरिक एक जो सिचुएशन है, कंडीशंस है, उसको बनाए रखा जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज मोर ऑफन वी आर सब्जेक्टेड टू द कंडीशन जिसमें ये पैरामीटर ऊपर नीचे होते हैं। सपोज करिए कि कोई आदमी रेगिस्तान में चला गया, 6 घंटे से पानी नहीं पिया, धूप बहुत तेज पड़ रही, जाहिर सी बात है उसके शरीर से डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में फिर शरीर का जो ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो अपने को एडजस्ट करता है। वो एडजस्ट इस प्रकार से करता है कि शरीर को ज्यादा घातक नुकसान एक अवस्था तक नहीं हो। ठीक है, और ये सर्वाइवल के लिए, बॉडी के सर्वाइवल के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए अत्यावश्यक है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल क्या है कि जैसे ये मैंने बता चुका आपको, मान लीजिए कोई बहुत भारी एक्सरसाइज कोई कर रहा है या कोई दौड़ रहा है, बहुत स्प्रिंटिंग कर रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं, जो मसल्स हैं, उनको मसल्स में एटीपी चाहिए, एटीपी के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट बढ़ जाता है। लेकिन एक बार जब आदमी दौड़ना शुरू करता है तो वो सारे कंडीशन, जो हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है, सारे वापस भी आते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, जो दौड़ने में हमारी मदद कर रहा था, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हार्ट और ब्लड आते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके शरीर जो अलग अलग स्ट्रेस के कंडीशन में आता है या अलग अलग इमरजेंसी के कंडीशन में आता है, उससे कोप करते हैं। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन, एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज वन ऑफ द सिस्टम दैट मेंटेन्स द कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम एक वही सिस्टम है जो हमारे शरीर में समन्वय और संवाद को बनाए रखता है। अब समन्वय और संवाद को बनाए रखने के लिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक तो होता है नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन, और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये दोनों ही सिस्टम जो होते हैं वो आपस में शरीर के विभिन्न अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, और उसके बाद कुछ बायोकेमिकल पाथवे है, जो हार्मोन है, जिसके जरिए की ये सारी चीजें करी जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि कोशिकाएं कैसे आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, एक तो होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसमें दो कोशिकाएं बिल्कुल चिपकी हुई हैं, बिल्कुल एकदम एडहेरिंग सेल्स हैं, और इसके बीच क्या होता है, इसके बीच कुछ गैप जंक्शंस या कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिसके एक कोशिकाएं दूसरी कोशिका को आयंस या दूसरे मॉलिक्यूल ट्रांसफर करती है,
और इस प्रकार से एक कोशिका का जो मैसेज है वो दूसरे में चला जाता है। ठीक है, ये अक्सर जो कार्डियक मसल्स होते हैं हमारे शरीर में, जो हृदय की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच ऐसा कोऑर्डिनेशन होता है, इसको कम्युनिकेशन होता है, ऐसा संवाद होता है। दूसरा होता है सिनेप्टिक। अब सिनेप्टिक में देखिए, सिनेप्स नाम आपने सुना होगा, ये हमारे नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या देख रहे हो, एक न्यूरॉन है। ये क्या है, दिस इज अ न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन मतलब एक तंत्रिका कोशिका है जिसमें ये साइटोन या सेल बॉडी कहलाता है, ये एक जॉन है, ये इसका टीलोडेंड्राइट्स है, टीलोडेंड्रॉन है। अब होता क्या है कि इस टीलोडेंड्रॉन से कुछ रसायन निकलते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और इधर क्या है कि एक दूसरी तंत्रिका कोशिका है जिसका सेल बॉडी आपको दिख रहा है ना, जैसे यहां एक सेल बॉडी था वैसे यहां भी एक सेल बॉडी है जिसका एक जॉन आगे दिखाया नहीं गया है। तो क्या होता है कि इसके टीलोडेंड्रॉन से, इसके डेंड्राइट से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स या कुछ केमिकल निकलते हैं जो अटैच होते हैं इसके जो सेल बॉडी है उसके रिसेप्टर पे। ये सारे रिसेप्टर्स बने हुए हैं और इस प्रकार से जो एक से दूसरे न्यूरॉन के बहुत कम का गैप होता है, यहाँ पर बिल्कुल माइक्रोन का स्पेस होता है, लेकिन ये जो डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच केमिकल का, तो ये जो होता है इसको हम सिनेप्टिक ट्रांसमिशन या सिनेप्टिक कम्युनिकेशन कह सकते हैं। और एक न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एसिटाइल कोलिन। हालांकि बहुत सारे होते हैं, 1 दर्जन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामिन है, सीरोटोनिन है, नॉरेपिनेफ्रिन है, गाबा है, ग्लूटामिन, बहुत सारे करीब 1 दर्जन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। फिर होता है पाराक्राइन। पाराक्राइन मतलब कुछ लोकल हार्मोन्स की एक कोशिका है, उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी शरीर के बाहर बहिर्कोशिकीय अंतराल में कुछ द्रव भरा हुआ है और ये जो पदार्थ यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, लोकल हार्मोन्स कहते हैं इसको। एक कोशिका कुछ ऐसे केमिकल रिलीज कर रही है जो उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो करके और दूसरी कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, इसको हम लोकल हार्मोन्स कहते हैं। ये लोकल हार्मोन्स का एग्जाम्पल आपने देखा था कि ये सोमैटोस्टैटिन था, हमारे पाचन तंत्र में, पिट्यूटरी में भी पाया जाता है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। ये सारे के सारे पाराक्राइन कम्युनिकेशन होते हैं। तीसरा होता है एंडोक्राइन कम्युनिकेशन। एंडोक्राइन कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक कोशिकाएं हार्मोन्स रिलीज करती हैं और रिलीज करने के बाद क्योंकि जिस कोशिका को रेस्पॉन्ड करना है, इसके जो रिसेप्टर सेल्स है, दे आर नॉट अराउंड, ये आस पास में नहीं है, दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम दिस सेल, ये इस कोशिका से दूर में स्थित है। जैसे कि मान लीजिए अगर पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में पाया जा रहा है और जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स नाम का एक दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर पाया जा रहा है, तो ब्रेन और किडनी के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। अब क्या करेगा, पिट्यूटरी से ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलेगा और वो जाकर के अटैच होता है कहां पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। ठीक है, लेकिन अब ये जो है किसी डक्ट या नलिका के जरिए नहीं जाएगा। पिट्यूटरी क्या करेगा कि अपना सारा का सारा स्राव, सारा का सारा हार्मोन ACTH, वो सारा का सारा ब्लड में रिलीज कर देता है और ब्लड में रिलीज करने के बाद क्या होता है कि रक्त परिसंचरण से वो जो हार्मोन है वो अपने निर्दिष्ट कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। ठीक है, सो जो भी है, जो हार्मोन्स है, दे आर कैरीड इन द ब्लड स्ट्रीम, ये रक्त के परिसंचरण द्वारा कैरी किए जाते हैं और दूर स्थित कोशिकाओं को अफेक्ट करते हैं। अब यहां पर हम थोड़ी देर में आपको यह भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे अगर मान लो पिट्यूटरी ने कोई हार्मोन रिलीज किया तो रास्ते में तो बहुत सारे ऑर्गन आएंगे, बहुत सारी कोशिकाएं आएंगी, है ना, जब ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है तो, लेकिन ये सिर्फ जाकर के एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ही क्यों लगा। मतलब आप ये समझिए कि जो दूसरे लोकल हार्मोन्स हैं या एक्सोक्राइन सीक्रेशन है, ये तो एक तरह से मैसेज कैरी कर रहे हैं पर्सनल मैसेंजर के द्वारा। किसी को आपको मैसेज करना, आपने लिफाफा किसी एक आदमी को पकड़ा दिया और वो आदमी जाकर के जोधपुर में, दिल्ली में कहीं पर जाकर के उसने मैसेज दे दिया। ये तो इस तरह का काम जो होता है वो एंजाइम या लोकल हार्मोन कर रहे हैं आसपास में। लेकिन ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं कि आपने डाक में चिट्ठी डाली, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल दी और वो चिट्ठी जो है कई पोस्ट ऑफिस, कई शहरों को होता हुआ फिर अपने पते पर पहुंचता है। लेकिन उसके साथ खासियत ये होती है कि ये पहुंचता वहीं है जहां का कि एड्रेस लिखा हुआ है।
उसी प्रकार से ये जो हार्मोन जहां काम करेंगे उसका भी एक एड्रेस लिखा होता है। एड्रेस मतलब उसके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्राही प्रोटीन होते हैं, वहीं जाकर के हार्मोन अटैच होगा और ये उन्हीं कोशिका पे होते हैं जो टारगेट सेल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हार्मोन्स वहीं पहुंचेंगे और उन्हीं कोशिकाओं से इंटरेक्ट करेंगे जहां पर कि इसके रिसेप्टर्स है। तो इस प्रकार से 4 तरह के सेल टू सेल कम्युनिकेशन का मेथड है जो हमने आपको अभी बताया। चलिए चलते हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे फिर आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, इसमें कोई वाहक नलिकाएं नहीं होती, कोई कैरिंग डक्ट्स नहीं होते, ट्यूब्यूल्स नहीं होते। और इसमें क्या होता है कि द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड दे आर कैरिड टू द टारगेट ऑर्गन और टारगेट सेल्स थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। इसीलिए ये जो ग्लैंड्स होते हैं इसको हम डक्टलेस ग्लैंड की भी कहते हैं, क्योंकि ये नलिकाएं इसको कैरी नहीं करती, दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद डक्ट्स। उसके सिक्रीशन को, उसके स्राव को जो चीज रिलीज होती है एंडोक्राइन ग्लैंड से, उसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो इसका क्लासिकल एक डेफिनेशन है कि इट्स अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। दिस इज अ केमिकल, ये एक रसायन अणु है, रासायनिक अणु है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा बनाया गया और इसको रक्त में प्रवाहित कर दिया गया, छोड़ दिया गया एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, और फिर ये दूर में स्थित किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है और वहां पर ये अपना काम करता है। हार्मोन यूज्ड टू परफॉर्म सो मेनी फंक्शंस इन द बॉडी, आप देखेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। सो हार्मोन्स, लास्ट पॉइंट क्या, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, इसका कोई पोषण या कोई दूसरे इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं है। दे एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, ये दो कोशिकाओं के बीच एक मैसेंजर, एक संदेश वाहक का काम करते हैं। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये बहुत ही माइन्यूट मात्रा में, बिल्कुल माइक्रोग्राम के मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है और ये कैरी किया जाता है। Now, the hormones that are produced from the endocrine gland can be categorized chemically. रासायनिक रूप से आप इसको वर्गीकृत कर सकते हैं 2-3 कैटेगरीज में। जैसे एक होता है पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। अभी जब मैं आपको पेनक्रियाज पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक इंसुलिन का स्ट्रक्चर बताया जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते थे, यानी अमीनो एसिड की 2 श्रृंखलाएं थी जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई थी। तो ये इस प्रकार के जो होते हैं ये पेप्टाइड्स हैं, और कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं विच प्रोड्यूस्ड ओनली द पेप्टाइड हार्मोन्स और द प्रोटीन्स। उसी प्रकार से एक ऑक्सीटोसिन नाम का एक जो हार्मोन है ये पिट्यूटरी से निकलता है, और इसका देखिए स्ट्रक्चर, इसमें क्या है कि एक व्यंजन रिंग जैसा बना हुआ है 6 आर्म वाला, इसमें सिस्टीन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, टायरोसिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ल्यूसिन और ग्लाइसिन, ये सारे अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। तो ये तो फिर भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मली क्या होता है कि एक पॉलीपेप्टाइड की ऐसी श्रृंखला होती है जो आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे कि इंसुलिन में जुड़ा था, या कई प्रकार के अल्टरनेट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। बेसिकली chemically these hormones are made up of what? They are made up of peptide. Since they are made up of peptide, we can call it proteins also. उसके बाद कुछ होते हैं which are derived from amino acids. जो amino acid की श्रृंखला तो पॉलीपेप्टाइड, ये तो amino acid ही है। ये देखिए amino acid से ही बना हुआ है, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। So this structure is made up of amino acids and basically these are polypeptide chains. But there are certain hormones which are the derivatives of the amino acid. वो एमिनो एसिड के व्युत्पन्न होते हैं, ये एक या दूसरे एमिनो एसिड से बनाए जाते हैं। और उसका उदाहरण देख लीजिए, एक है नॉर एपिनेफ्रिन। इसमें क्या है कि बेंजीन रिंग है जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये CH2NH, यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप लगा है, और नहीं अमीनो ग्रुप नहीं लगा, एनर्जी, हाँ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। ये बेसिकली अमीनो था जहां पर कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर मिथाइल आ गया।
तो ये नॉरएपिनेफ्रिन है। दूसरा थायरॉक्सिन है, इसमें दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं और यहां पर देखिए एक एमिनो ग्रुप है और यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। बेसिकली ये बना तो एमिनो एसिड से ही है। सो दीज टू हार्मोन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स। उसके बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम स्टेरॉइड कहते हैं। स्टेरॉइड का नाम आपने सुना होगा पहले, और स्टेरॉइड को जो बनाने वाली संरचना होती है वो होती है कोलेस्ट्रॉल। द प्रिकर्सर्स ऑफ ऑल द स्टेरॉइड हार्मोन इज कोलेस्ट्रॉल। ये जो संरचना आप देख रहे हो ना, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 तो हेक्सा कार्बन रिंग है बेंजीन जैसा, और एक पेंटा कार्बन रिंग है। तो ये जो रिंग है यहां से यहां तक का जो रिंग है, इसको हम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, इसको नोट करें आप, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन कहते हैं। और ऑल द स्टेरॉइड हार्मोन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए ये जो रिंग है, दिस रिंग, ये पहचान है किसकी? स्टेरॉइड हार्मोन की। जैसे एक स्टेरॉइड हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है। देखिए यहां पर ये रिंग मौजूद है, फिर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, ये लगा हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा एस्ट्रोजन है जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स है, जो आप जानते हो फंक्शन इसका, ये बना हुआ है। तो दीज टू हार्मोन्स आर स्टेरॉइड सिंस दे आर प्रोवाइडेड, दे आर हैविंग इन देयर स्ट्रक्चर दिस साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। तो बेसिक ये 2-3 कैटेगरी के हार्मोन्स आप पाएंगे। So there are certain glands which produces peptide hormones. There are other glands which produces the steroid hormone. There are some more other glands which produces the derivatives of amino acid as a hormone. ठीक है, आगे चलिए। Now peptide hormones. Peptide hormones, अब इनका एक्शन कैसे होता है? जैसे हमने ये कह दिया कि भाई हार्मोन वहां पे गया और उस कोशिका को इंस्ट्रक्ट किया, तो ये तो बिल्कुल ये आध्यात्म वाली बात हो गई, है ना। साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली कोई भी पेप्टाइड हार्मोन अपने कोशिका पर जाता है और जाने के बाद क्या करता है, जिससे कि वो कोशिका जो है कि काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, सो अब पेप्टाइड हार्मोन आपको पता है, दीज पेप्टाइड्स और एमाइनो एसिड्स आर द हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफिलिक मीन्स लिपोफोबिक, ये वसा से ज्यादा प्रेम इसको है नहीं। और आप जानते हो कि किसी भी कोशिका की जो संरचना होती है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन वसा से बनी हुई संरचना होती है, उसमें वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, सिंस दे आर लिपोफोबिक, दे कैनॉट गो अक्रॉस द मेम्ब्रेन डायरेक्टली, वो किसी भी, इसलिए कोशिका के मेम्ब्रेन में सीधा नहीं जाते। सो पेप्टाइड हार्मोन डू नॉट एंटर द सेल डायरेक्टली, ये कोशिका के अंदर डायरेक्टली एंटर नहीं होते। ये क्या करते हैं कि उस कोशिका के ऊपर देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स, ये क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं, और ये रिसेप्टर प्रोटीन पर जाकर के बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद आगे की कार्रवाई मैं बताता हूं। व्हेन द हार्मोन बाइंड्स विद द हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन सेकेंडरी मैसेंजर, फिर वहां से क्या होता है? द्वितीयक, एक हार्मोन जो है तो प्राइमरी मैसेंजर है, जो अपने उस एंडोक्राइन ग्लैंड से जहां ये बना और जहां से स्रावित हुआ, वहां से मैसेज लेकर के टारगेट सेल तक गया। वहां जाने के बाद वो जब उसके रिसेप्टर पर लगता है, तो रिसेप्टर के बाद एक सेकंड मैसेंजर रिलीज होता है, और वो सेकंड मैसेंजर जो है सेल के विभिन्न फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोशिका को कहता है। यानी कि वो उन एंजाइम्स को और उन कोफैक्टर्स को या उन आयंस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से कोशिका जो काम करना है, कोशिका वो काम करने लगे। एंड द पेप्टाइड हार्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल, मैंने कहा दे आर हाइड्रोफिलिक, सो दे प्रोड्यूसेस अ फास्ट रिस्पॉन्स। आप देखिए कि जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, इनके रिस्पॉन्स सेकेंड से लेके मिनट तक में होते हैं, जबकि आप जब स्टेरॉइड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें एक आध घंटा लग जाता है। नाउ लेट अस सी, राइट। तो ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एनी हार्मोन वर्क्स and works on its target cell and make it execute the given function. Say for example, जैसे देखिए कि ये हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। यहां पर आप देखिए कि एक रिसेप्टर लगा हुआ है, नहीं क्या लगा हुआ है?
रिसेप्टर, जो रेड कलर में रिसेप्टर है, और ये बिल्कुल इस हार्मोन को यही रिसेप्टर पहचान सकता है और ये इसी टारगेट सेल पर है। जैसे मैंने आपको कहा, इस हार्मोन पर एड्रेस इसी रिसेप्टर का लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई दिस केम एंड गॉट अटैच्ड विद दिस रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर बेसिकली दे आर द प्रोटीन्स, ये भी एमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन की बनी हुई संरचना है, जहां पर कि ये पेप्टाइड हार्मोन आया और यहां पर लगा। पेप्टाइड हार्मोन लगने के बाद क्या होता है कि यहां पर एक संरचना होती है, बीच में एक स्टेप खा गया यहाँ पे, यहाँ पर एक जी प्रोटीन होती है, या वो जी प्रोटीन क्या करता है कि कुछ दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और जैसे यहां पर जो एंजाइम आपको एक्टिवेट होता दिखाई दे रहा है, इस एंजाइम का नाम यहां लिखा हुआ नहीं है, इस एंजाइम का नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। एडिनाइलेट साइक्लेज ये क्या करता है कि एटीपी से बना देता है साइक्लिक एएमपी। तो ये जो ग्रीन वाला मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, दिस इज साइक्लिक एएमपी। दिस इज द second messenger. The first messenger was this hormone and the second messenger is cyclic AMP. अब cyclic AMP क्या करेगा कि इसमें कुछ दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। से फॉर एग्जांपल कि इंसुलिन गया, इंसुलिन जाकर के लीवर की कोशिकाओं पे लगा, लगने के बाद इसने एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किया, और एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होने के बाद साइक्लिक एएमपी बना। ये साइक्लिक एएमपी जाकर के उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे जो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया करते हैं। हम ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और वहां हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम लगते हैं। दोज एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड टू परफॉर्म देयर फंक्शन, परफॉर्म देयर गिवन रिस्पेक्टिव फंक्शंस। तो ये क्या हुए, एंजाइम एक्टिवेट होंगे और वो काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है फॉर द पेप्टाइड हार्मोन। नाउ लेट अस सी स्टेरॉइड हार्मोन। जैसे मैंने बताया था कि स्टेरॉइड हार्मोन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके। अब होता क्या है कि द स्टेरॉइड हार्मोन्स आर लिपोफिलिक, वो वसा में घुलनशील होते हैं, उनको पानी से मोह नहीं होता। दे आर हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड, आपको पता है, वो वसा है। अब वो क्या होता है कि ये चूंकि वसा में घुलनशील है, दैट्स वाई वो सेल मेम्ब्रेन में आराम से घुल जाएगा और घुल करके दूसरी तरफ चला जाएगा। उसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो केंद्रिका की जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके पार भी हो जाएगा। और ये हार्मोन जाता है और सीधा सीधा डीएनए पर अटैच होता है। कहाँ अटैच होता है? डीएनए पर अटैच होकर के क्या करता है, दे ट्रिगर द जीन एक्टिविटी। जो जीन है उसके एक्टिविटी को ये ट्रिगर कर देता है, मतलब स्टार्ट कर देता है ना। और उसके बाद लेकिन इसका जो रिस्पांस होता है वो इट टेक्स आवर्स, ये क्योंकि ये जाएगा डीएनए पर, फिर क्या करेगा, वहां पर डीएनए पर जाकर के एक जगह लगेगा, जिससे उसके पड़ोस वाला जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वो जाकर के फिर किसी डीएनए पर लगेगा जहां ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी, फिर होगी। इस वजह से ये इसका रिस्पांस थोड़ा स्लो है। देखिए राइट, ये देखिए ये क्या हुआ, दिस इज स्टेरॉइड हार्मोन, राइट। इट ट्रावर्स्ड, ये सीधा सीधा पार कर गया मेम्ब्रेन को, बिकॉज ये मेम्ब्रेन की संरचना में देखिए ये जो बने हुए ना, ये लिपिड है। आपको मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है इसको, मेम्ब्रेन की संरचना। तो ये लिपिड है, लिपिड को ये क्रॉस कर जाएगा, इस मेम्ब्रेन को नहीं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, और फिर ये जाकर के इसके रिसेप्टर कहाँ हैं, न्यूक्लियर सैप में, यानी कि केंद्रक के अंदर जो जिसको हम कह सकते न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसके अंदर एक रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर जाकर के लगेगा कहां पर, डीएनए पर। डीएनए पर जाकर लगने के बाद इसके पड़ोस में कुछ दूसरे डीएनए के सेगमेंट होते हैं, उसको ये एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि यहां पर आकर के ये एक्सपोज हो जाता है, जिससे यहां कुछ दूसरे प्रोटीन लगते हैं, और वहां पर ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की क्रिया शुरू हो जाएगी, और इससे मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये मैसेंजर आरएनए कोशिका से बाहर जाएगा, ये भी एक आपको पता ही है कि इसका नाम भी मैसेंजर है। ये
वहां से राइबोसोम पर जाएगा, राइबोसोम से जो नया प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन जो है ये एग्जीक्यूटिंग प्रोटीन है, जो क्या करेगा कि कोशिका जो है जिस भी काम के लिए बनी हुई है उस या जिस काम के लिए, जिस काम को करवाने के लिए, जिस भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए हार्मोन्स आया है, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये जो नया प्रोटीन है ये काम आएगा। जैसे बॉडी की मेटाबॉलिक रेट है या दूसरी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, या फिर फॉर एग्जांपल की मान लीजिए जैसे कोई टेस्टोस्टेरोन है। अब टेस्टोस्टेरोन आपको पता है कि इससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो उस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बेहतर करने के लिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी प्रोटीन, जो भी एंजाइम, जो भी कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो ये न्यू प्रोटीन है जो अपना काम करेगा और इस प्रकार से वो काम होता है। सो थायराइड जो स्टेरॉइड है, जो पेप्टाइड हार्मोन है, दोनों के फंक्शन जो होते हैं अलग होते हैं। अब हम ये देख लें कि कौन कौन से हार्मोन होते हैं बॉडी में। तो ये देखिए कि ब्रेन के यहाँ नीचे सेलर टर्सिका कहते हैं ये इस जगह को। यहाँ देखिए ये जो है ये हाइपोथैलेमस है बड़ा वाला, उसके नीचे ये जो दूसरा है ये पिट्यूटरी है। यहाँ पर गले पर हमारा जो यहाँ स्वर यंत्र होता है ट्रैकिया, यहाँ पर एक दूसरा हार्मोन लगा हुआ है, क्या नाम है इसका, थायराइड। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये किडनी बना हुआ है, क्या ये किडनी है, और किडनी के ऊपर रखा हुआ कौन सा है, एड्रीनल। रीनल सब जहाँ है समझिए किडनी से लेना देना जरूर है, यूरिनरी एक्सक्रीटरी फंक्शन से लेना देना जरूर है। तो सिंस इट इज लोकेटेड ओवर द किडनी, तो इसको हम क्या कहेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल में फिर दो पार्ट होते हैं इसके, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, हम पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद ये पाचन तंत्र में आपको पता ही है कि यहाँ पर ये ऐसे हमारी आहार नाल जा रही थी, जिसके बीच में ये जो ये क्या कहते हैं नॉस था, वहां पर ये लोकेटेड था, लॉस था। फिर अगर फीमेल है तो फीमेल में क्या होता है कि देखिए ये यूट्रस है, यूट्रस के इधर ये फिलोपियन ट्यूब्स बने हुए हैं और यहाँ पर ये ओवरी लोकेटेड है। और अगर ये मेल है तो मेल के अंदर जो टेस्टिस है यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग हार्मोन है एंड वी विल बी स्टडिंग दीज हार्मोन्स वन आफ्टर अनदर। जैसे कल हम पिट्यूटरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थायराइड पढ़ेंगे, फिर एड्रिनल पढ़ेंगे, फिर दूसरे ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, और उन ग्लैंड्स के जो स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी है वो हम पढ़ेंगे। ये अब एक बार फिर देखिए, हाँ एक ये छूट गया था, ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। ये जो है ना, या देखिए दो तो मैं बता चुका, ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी है। और इस जगह पर ये जो मैं दिखा रहा हूं जगह पर, यहाँ एक दूसरी ग्रंथि और होती है, इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इसको थोड़ा सर्च करना गूगल पे कि पीनियल ग्लैंड का क्या काम होता है। नॉर्मली हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि सिलेबस में है नहीं। एक दूसरा हार्मोन है थाइमस। ये हमारे ये थाइमस थोड़ा सा लिखा हुआ नीचे है, बट दिस इज थाइमस हार्मोन। ठीक है, ये क्या है, थाइमस ग्लैंड है। ठीक है, दिस इज थाइमस ग्लैंड जो थाइमोसिन वगैरह हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। एंड बिसाइड दैट दिस थाइमस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इम्यून सिस्टम। हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है शरीर का, वहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने टी कोशिकाओं का नाम सुना, टी लिम्फोसाइट का नाम सुना, वो यहीं बनती है। उसके अलावा ये मैंने बता ही दिया कि किडनी है, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल रखे हुए हैं। ये फीमेल बॉडी है तो यहाँ पर ये ओवरी है, मेल बॉडी है तो यहाँ पे टेस्टिस है। सो दीज आर द लोकेशंस ऑफ हार्मोन्स। और इसके साथ में मुझे लगता है कि हम इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट टुमारो वी शैल डिस्कस द पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू।